हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो 30 क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि सब्जेक्टिव होने वाला एग्जाम, और 50 नंबर सब्जेक्टिव और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ क्लास 12 की। बहुत ही आसान और सरल तरीके से इसके एग्जाम पर सारे आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल SM MCQs में। और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और हमारे कम्युनिटीज़ में मैं दोस्तों हर एक दिन बहुत सारे MCQs डालूंगा, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और यहाँ पे टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए समुत्पाद रेखा, ऑप्शन बी मांग वक्र, ऑप्शन सी कुल उत्पाद वक्र, ऑप्शन डी उत्पादन संभावना वक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, डी नंबर एक का कितना नंबर, डी नंबर सही। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना भी कि कितना सही हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र से इनमें से किसका संबंध है। ठीक है, आप लोगों को बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन एक, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ऑप्शन दो में क्या है कि देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो। तीन क्या है कि एक फॉर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है। और चार क्या है, एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्या बढ़ती है। ठीक है, तो इनमें से कूट का प्रयोग करना है। ऑप्शन ए एक दो और चार, ऑप्शन बी एक तीन चार, ऑप्शन सी दो चार, ऑप्शन डी एक और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एक और तीन, यानी कि यहाँ पे एक और तीन, ये सॉरी एक सेकंड, ऑप्शन एक, ठीक है, और ऑप्शन तीन, ये दोनों ही किससे संबंधित है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीन नंबर क्या है कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है। बताइए इनमें से किस इकाई में किसको मापा जाता है, उपयोगिता को। ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर तो दूरी का, लीटर, लीटर भी नहीं है, ग्राम, रुपया। बताइए उपयोगिता पूछा है, यानी कि इंपॉर्टेंट पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुपया, रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी। बताइए लोच की मांग के नियम का आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे बताना कि अगर किसी वस्तु की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी, क्या होगा। ऑप्शन ए पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन बी लोचदार, ऑप्शन सी शून्य लोचदार, ऑप्शन डी इकाई लोचदार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोचदार होगी। ठीक है, चलिए 4 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्या है कि एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों से में से किन बंडलों पर उदासीन होगा। तो बताइए इसका ऑप्शन दिया है कि ए 3 और 4, बी 6 और 7, सी 1 और 2, डी 5 और 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है कि ए एंड बी नंबर है ए एंड सी नंबर ए और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी में है बी एंड डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड डी होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्या है कि निम्न में से पूरक वस्तु का एक उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन सा वस्तु ऐसा है जो एक पूरक है। ए नंबर है चाय और कॉफ़ी, बी नंबर कलम और स्याही, सी नंबर कलम और जूते, और डी नंबर रसगुल्ला और गुलाब जामुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कलम और स्याही क्या है, ये एक तरह से पूरक वस्तुओं का उदाहरण है। ठीक है, 6 का बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। बताइए सामान्यतः एक औसत उत्पाद का वक्र का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए एक सरल रेखा, ऑप्शन बी यू आकार का, ऑप्शन सी अति परवलयीय, ऑप्शन डी उल्टे यू आकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टे यू आकार का बनता है। ठीक है, तो 7 का डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। बताइए उत्पादन में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 1 गुना, ऑप्शन सी 2 गुना, ऑप्शन डी 3 गुना। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना होगा। कितना, 2 गुना। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित चित्र में आयात ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, क्या दर्शाता है। बताइए ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए कुल लागत, ऑप्शन बी औसत लागत, ऑप्शन सी औसत स्थिर लागत, ऑप्शन डी कुल स्थिर लागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल स्थिर लागत को दर्शा रहा है। ठीक है, कुल स्थिर लागत। ठीक है, 9 नंबर का डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है।
पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अल्प, ऑप्शन डी अत्यधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है? तो ए नंबर है एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम आर वक्र और एम सी वक्र को ऊपर से काटे। ठीक है, बी नंबर है एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम आर वक्र है और एम सी वक्र को नीचे से काटे। ऑप्शन सी है एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम सी वक्र और एम आर वक्र को ऊपर से काटे। डी नंबर है एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम सी वक्र और एम आर वक्र को नीचे से काटे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है कि एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम सी जो है ना वक्र को एम आर वक्र को नीचे से काटता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी। बताइए वस्तु की क्या पूर्ति होगी? ऑप्शन ए पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन बी इकाई लोचदार, ऑप्शन सी शून्य लोचदार, ऑप्शन डी लोचदार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोचदार होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्या है कि इसमें कथन दिया है और बताना है कि इस कथन से क्या सही है कि गलत है। ऑप्शन ए, कथन ए क्या बोल रहा है? किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, क्योंकि इसको जो कारण है ना, इसको क्योंकि करके पढ़ना है। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ए और आर सही है तथा आर की सही व्याख्या भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी नंबर। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्या है कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगा तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, संतुलन कीमत में कमी होती है, संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है या संतुलन कीमत शून्य हो जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? बताइए बाजार में मांग की अधिक की स्थिति कब होती है? डी इक्वल टू एस, एस ग्रेटर देन डी एंड डी ग्रेटर देन एस एंड डी माइनस एस इक्वल टू 0। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ग्रेटर देन एस। ठीक है, चलिए 15 का सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, ऑप्शन बी उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, ऑप्शन सी सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, ऑप्शन डी श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने की को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? बताइए ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन डी 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5% हो जाएगा। कितना? 5%। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? देखिए अर्थव्यवस्था में निवेश से क्या अभिप्राय है? शेयर का क्रय, जमीन का क्रय, बीमा योजना में मुद्रा खर्च करना या पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करना, उसी को हम लोग निवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा होता है? ठीक है, ऑप्शन ए फर्म से फर्म की ओर, ऑप्शन बी परिवार से फर्म की ओर, ऑप्शन सी परिवार से परिवार की ओर, ऑप्शन डी फर्म से परिवार की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परिवार से फर्म की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 नंबर, सरकार द्वारा भुगतान की इकाई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समूह का एक भाग होती है? बताइए किसका? जो भी पेंशन दिया जाता है ना वो किसका भाग होता है? जीडीपी का, जीएनपी का, राष्ट्रीय आय का, व्यक्ति आय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति आय का, पर्सनल इनकम है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? बताइए विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? चेकबुक, बंधपत्र, डिमांड ड्राफ्ट या मुद्रा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा, यानी कि मनी सबसे सर्वमान्य माध्यम है। इसके बिना तो वस्तु विनिमय होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है? यानी कि जो ब्याज दर होता है ना उसको अगर वृद्धि कर दिया जाए तो मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए मुद्रा की नकदी मांग में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी मुद्रा की नकदी मांग में कमी होगी, ऑप्शन सी मुद्रा की नकदी मांग अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी मुद्रा की नकदी मांग शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुद्रा की नकदी मांग में कमी हो जाती है, यानी कि अगर आरबीआई अगर ब्याज रेट को बढ़ा दे, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा कि जो मुद्रा की मांग है ना वो कम हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय है। ठीक है, निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प दीजिए। बताइए कौन सा उपाय है। पहला, बैंक दर में कमी। ठीक है, बैंक दर में कमी करेगा तो मुद्रा बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिभूतियों की बिक्री। ठीक है, प्रतिभूति अगर बिक्री करेगा तो क्या हो जाएगा कि पैसा मतलब क्या है कि रुपया की मांग जो है क्या हो जाएगा, घटेगा। कोष अनुपात में कमी, तो बताइए ये तीनों ही होता है। ऑप्शन ए एन बी, ऑप्शन बी बी एन सी, ऑप्शन सी ए एन सी, ऑप्शन डी ए बी सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी होगा। ठीक है, चलिए ए और सी। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक दर में कमी हो जाएगा और कोष अनुपात में कमी होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कर है जो कागजी कर कहा जाता है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। बताइए इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, उत्पादन कर, उत्पाद कर, निगम कर या सेवा कर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निगम कर क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्या है। 26 नंबर, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता को उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा। ठीक है, एमपीसी का मान क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए एक से अधिक, एक या शून्य से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। बताइए इनमें से समग्र मांग का एक घटक कौन सा नहीं है। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल निर्यात या वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्या है कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सीमांत की उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन बी बचत की औसत प्रवृत्ति, ऑप्शन सी गुणक, ऑप्शन डी सीमांत की औसत प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणक। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विदेशी विनिमय दर क्या है। विदेशी विनिमय दर क्या है, वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, मुद्रा की वस्तु में कीमत या विदेशी मुद्रा की विदेश मुद्रा में कीमत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विदेशी मुद्रा की विदेश मुद्रा में कीमत, यानी कि मान लीजिए 1 US डॉलर इक्वल टू भारत का 75 रुपया। ठीक है, एग्जाम्पल, यानी कि एक देश की मुद्रा, ठीक है, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे, विनिमय दर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है। देखिए वस्तु और सेवाओं का लेन देन अगर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक देश से दूसरे देश पे, तो उसको क्या बोलेंगे, बाजार संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये बोलेंगे। तो ये थे दोस्तों क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की मॉडल पेपर की सटीक और सरल आंसर। ठीक है, तो इसी तरह के सभी मॉडल पेपर का आंसर हमारे चैनल पर लाया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा, कौन सा इजी लगा, और टोटल कितने मार्क्स आए आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, 30 में टोटल कितना आया, किसी का 30 में 20 आया या 30 में 28 आया, ऐसे करके कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।